नमस्कार, राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मोत्सव के मौके पर बाराबंकी के कमरिया बाबा आश्रम सत्यप्रिय नगर कॉलोनी में हिंदुत्व ही राष्ट्रीयता का पर्याय है विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि दिनेश चंद्र पांडे, मंडल प्रभारी वाराणसी ने हिंदुत्व राष्ट्रीयता का प्रतीक दिया। साथ ही संगठन के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन किया, जिसमें बाराबंकी जिले के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष बाराबंकी लवलेश कुमार सिंह ने की है। इस कार्यक्रम के दौरान वाराणसी के मंडल प्रभारी दिनेश चंद्र पांडे का क्या कुछ कहना है, आइए सुनवाते हैं। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का हम लोगों ने पिछले हमको लगता है कि 5 साल से हम लोग इनका साप्ताहिक, वैसे तो जन्मदिन 5 जून को इनको मनाया जाता था, लेकिन अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय भिखारी प्रजापति जी ने ऐसा विचार किया कि इनका जन्मदिन हम लोग 1 सप्ताह तक मनाया जाए और जो गोरक्षपीठ और अपने महाराज जी का जो कार्य है उसको 1 हफ्ते तक पूरा किया जाए और पूरे जन समाज में जन तक पहुंचाया जाए कि अपने महाराज जी ने क्या किया है, कैसे कर रहे हैं। कानपुर में भड़की हिंसा के बाद जुमे की आज पहली नमाज है। ऐसे में प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है और कानपुर में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं कानपुर समेत कई शहरों में जवान पैनी नजर रखे हुए हैं। इसके अलावा ड्रोन कैमरों के जरिए मुस्लिम बहुल इलाकों की निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि जुमे की नमाज से पहले गुरुवार को पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने उन इलाकों में फ्लैग मार्च किया जहां 3 जून को हिंसा हुई थी। पुलिस प्रशासन द्वारा इलाके में कड़ी निगरानी रखे जाने के साथ ही स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। बता दें कि जुमे की नमाज से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की, जिसमें सीएम योगी ने सभी मस्जिदों के सामने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने जुमे की नमाज को देखते हुए कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं संदिग्ध मैसेज वायरल होने की खबर के बाद मुरादाबाद की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन से नजर है। इसके साथ ही सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। कानपुर, मुरादाबाद के अलावा कई दूसरे जिलों में भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुरादाबाद, मुगलसराय, मेरठ, बिजनौर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर में भी भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और फ्लैग मार्च के साथ साथ संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। कानपुर में बीते जुमे को जो कुछ हुआ वो दाग दोबारा ना लग पाए, इसको लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। आरोप लगा था कि नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के बाद कानपुर में हिंसा भड़क गई थी। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुई टारगेट किलिंग को लेकर माहौल पहले से ही काफी गर्म है। वहीं अब सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा जिले के भद्रवाह शहर में फ्लैग मार्च निकालकर कर्फ्यू लगा दिया है। वहीं प्रशासन ने भद्रवाह समेत किश्तवाड़ा, डोडा और रामबन में इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी है। पुलिस का कहना है कि वो स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया के जरिए कस्बे में सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसे देखते हुए सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माने जाने वाले कस्बे में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। वहीं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए सेना बुलाई गई है और एहतियातन मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नुपुर शर्मा की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर जम्मू कश्मीर के भद्रवाह के एक मस्जिद से बयान जारी किया गया है, जिसके कारण भद्रवाह में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसे लेकर इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जम्मू के भद्रवाह में एक मस्जिद से भड़काऊ घोषणा देने के बाद कथित तौर पर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल इसमें आगे की जांच की जा रही है। वहीं पुलिस ने चेतावनी देते हुए लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कानून को हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बताया जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर मुस्लिम समुदाय ने भद्रवाह में बंद का आह्वान किया था। मुस्लिम समुदाय नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, जिसको देखते हुए इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। आज 4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इसमें राजस्थान की 4, हरियाणा की 2, महाराष्ट्र की 6 और कर्नाटक की 4 सीटें शामिल हैं। दरअसल आज राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव होने थे, लेकिन 41 सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 16 सीटों के लिए इन राज्यों में पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर है। क्रॉस वोटिंग के खतरे को देखते हुए सभी दलों ने अपने अपने विधायकों को सुरक्षित ठिकानों पर भेज रखा है। वोटिंग के लिए ये विधायक आज बांटबंदी से बाहर आएंगे। चुनाव दिलचस्प होने की संभावना है और पूरे देश की नजर भी इन परिणामों पर रहेगी। राजस्थान की 4 राज्यसभा सीटों में से 2 कांग्रेस और 1 भाजपा के खाते में जानी तय है। चौथी सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा के बीच टक्कर है। चूंकि राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत की सरकार है और गहलोत विधायकों पर मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं। उनकी पहुंच केवल कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों में ही नहीं, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि जरूरत पड़ने पर वो भाजपा विधायकों को भी तोड़ने का दमखम रखते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुभाष चंद्रा ने नाराज चल रहे विधायकों को अपने पाले में ले जाने के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। भाजपा की ओर से भी उनकी पूरी मदद की जा रही है। सीएम अशोक गहलोत ने क्रॉस वोटिंग की आशंका को भांपते हुए एक विधायक की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। इस सिलसिले में उन्होंने पिछले दिनों ताबड़तोड़ आदेश भी जारी किए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में सी लिंक पर हाल ही में एक भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक टैक्सी 43 साल के एक शख्स और उसके ड्राइवर को टक्कर मारती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यह हादसा तब हुआ जब कार में बैठा शख्स कार से जख्मी हुए चील को बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उतरकर नीचे सड़क पर जा पहुंचा। तभी दूसरी लेन से आ रही टैक्सी ने उसे और उसके ड्राइवर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण दोनों हवा में उड़ते नजर आए और जाकर सड़क पर गिर गए। जानकारी के अनुसार इस घटना में अमर मनीष जरीवाला की मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि अमर मनीष का परिवार नहीं चाहता कि टैक्सी चालक के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल टैक्सी चालक के खिलाफ बरली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दूसरी ओर इस हादसे में अमर का ड्राइवर श्याम सुंदर कामत जख्मी हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अमर हर जीव के प्रति काफी संवेदनशील थे। वो अक्सर पक्षियों और प्राणियों की मदद करते रहते थे। जिस समय उनकी कार के नीचे चील आ गया, उस समय उन्होंने अपने ड्राइवर श्याम सुंदर कामत को कार रोकने को कहा और वो चील की मदद करने नीचे उतरे। उनके साथ ही साथ उनका ड्राइवर भी उतर गया, जिसे टैक्सी ने टक्कर मार दी थी। ये घटना पिछले महीने 30 तारीख की बताई जा रही है। इस हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हुए अमर के ड्राइवर कामत का अस्पताल में इलाज चल रहा था और जिसकी इलाज के दौरान अब मौत हो गई है। महाराष्ट्र में आज राज्यसभा की 6 सीटों पर चुनाव है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को हराने के लिए चौंकाने वाला ऐलान किया है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शिवसेना के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का ऐलान किया है। हालांकि AIMIM विधायक कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान प्रताप गढ़ी को वोट करेंगे। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने ट्वीट कर वोटिंग से पहले पार्टी के फैसले को बताया। उन्होंने बताया कि AIMIM विधायक महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। बता दें कि 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में AIMIM के 2 विधायक हैं। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने कहा कि हमारी पार्टी ने बीजेपी को हराने के लिए राज्यसभा में महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार को वोट करने का
फैसला किया है। उन्होंने कहा, हमारी विचारधारा शिवसेना से अलग बनी रहेगी, जो एमवीए, कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन में है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे 2 विधायक कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी को वोट करेंगे। जलील ने बताया कि उनकी पार्टी ने सरकार के सामने धुले और मेलागांव दोनों सीटों पर विकास संबंधी शर्तें रखी हैं। एआईएमआईएम ने सरकार से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग में अल्पसंख्यक सदस्य नियुक्त करने और महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाने की मांग की है। पार्टी द्वारा रखी गई एक और शर्त मुसलमानों को आरक्षण को लेकर है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं। महाविकास अघाड़ी के पास 168 विधायकों का समर्थन है। इसमें शिवसेना के 55, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और अन्य पार्टियों के 8 और 8 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। वहीं बीजेपी के पास 106 विधायक हैं, जबकि 7 अन्य का समर्थन है। ऐसे में बीजेपी अपने 2 उम्मीदवारों को आसानी से जिता सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अनिल बोंडे आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे, लेकिन तीसरे उम्मीदवार धनंजय महादिक के पास 29 वोट हैं। ऐसे में उन्हें जीत के लिए 13 और वोट चाहिए। बाकी महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो वो भी मुकाबले में कड़ी टक्कर दे रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब ईडी ने आजम खान के खिलाफ एक नया केस दर्ज किया है। दरअसल सपा विधायक के खिलाफ जल निगम भर्ती घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि सपा सरकार में साल 2016 में जल निगम में 1342 पदों पर भर्ती का घोटाला सामने आया था। मामले की जांच कर रही एसआईटी आजम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। बता दें कि 27 फरवरी 2020 से सीतापुर जेल में बंद आजम खान हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद बाहर आए थे। गौरतलब है कि साल 2017 में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसना शुरू हुआ था। फिर एक के बाद एक सपा के कद्दावर नेताओं के खिलाफ कुल 89 मामले दर्ज हो गए। आजम खान को 26 फरवरी 2020 को रामपुर में गिरफ्तार किया गया था। तब से वे सीतापुर जेल में बंद थे। हाल ही में 27 महीने सलाखों के पीछे रहने के बाद आजम खान को सभी मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन अब फिर से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में शामिल होने का निमंत्रण दिया, क्योंकि सियासी गलियारों में ऐसा माना जा रहा है कि राजभर आगामी विधान परिषद चुनाव में नजरअंदाज किए जाने के बाद से समाजवादी पार्टी से नाखुश है। जिला मुख्यालय में एक सरकारी कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बातचीत करते हुए दयाशंकर सिंह ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के बुधवार को विधान परिषद चुनाव के लिए 4 प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी से सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे और पार्टी के महासचिव अरविंद राजभर के लिए विधान परिषद का टिकट पाने के इच्छुक थे। इसीलिए समाजवादी पार्टी की बुधवार को जारी सूची से उन्हें निराशा हाथ लगी। बता दें कि सुबह सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने बुधवार को कहा था, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला सुबह सपा के कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक रहा। उन्होंने राज्यसभा के लिए हाल में हुए चुनाव का हवाला देते हुए राष्ट्रीय लोकदल का नाम लिए बगैर कहा, एक सहयोगी दल 38 सीट लड़कर 8 सीट जीतता है तो उसे राज्यसभा और हम 16 सीट लड़कर 6 सीट जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा। ऐसा क्यों? मिश्रा का इशारा हाल ही में सपा के कोटे से राज्यसभा चुनाव जीतने वाले राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी की ओर था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह से समाजवादी पार्टी गठबंधन में टूट की खबरों को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने महान दल के नेता केशव देव मौर्य और सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को धोखा दिया है। उन्होंने कहा, सपा ने इनके साथ किया वादा नहीं निभाया।
पाकिस्तान के दक्षिणी बंदरगाह शहर कराची में अज्ञात लोगों के समूह ने एक हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के पूजा स्थलों में तोड़फोड़ का ये ताजा मामला है। पुलिस ने बताया कि कराची के कोरंगी इलाके के श्री मारी माता मंदिर में बुधवार को तोड़फोड़ की गई। मंदिर कोरंगी थाना क्षेत्र में जे इलाके में स्थित है। उन्होंने बताया कि इस घटना से इलाके में रह रहे हिंदू समुदाय में दहशत का माहौल है और किसी अवांछित घटना को रोकने के लिए वहां पुलिस की तैनाती की गई है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार कोरंगी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक बुधवार रात 5 लोग बाइक पर सवार होकर आए और मंदिर की देखरेख करने वाले के बारे में पूछताछ की। अखबार ने शिकायतकर्ता संजीव कुमार के हवाले से बताया कि मंदिर के अंदर की दीवार की पुताई कर रहे थे। 2 मजदूरों से पूछताछ करने के लिए लोग आए। मजदूरों ने जब बताया कि मंदिर की देखरेख करने वाले वहां मौजूद नहीं हैं, तो संदिग्धों ने मूर्तियों पर पथराव करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया आरोपियों ने मजदूरों को भी धमकी दी और मौके से फरार हो गए। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इलाके में पहुंची और मंदिर का मुआयना किया। वो घटना की अब जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि हमने पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर को तोड़फोड़ की घटना का संज्ञान लिया है। ये पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के सिलसिले की एक कड़ी है। भारत ने इस मामले पर अपने विरोध से पाकिस्तान सरकार को अवगत करा दिया है। साथ ही आग्रह किया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। कोरंगी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैसल वशीर मेमन ने कहा कि मंदिर इलाके में बने एक भवन के हॉल में स्थित है और वहां रेस्टोरेंट का काम चल रहा था। अखबार ने उनके हवाले से बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, चीन भविष्य में कार्रवाई करने के लिए नींव रख रहा है। इसकी अनदेखी कर सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। बता दें कि राहुल गांधी से पहले अमेरिका के जनरल ने लद्दाख सीमा पर चल रही चीनी निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया था। अमेरिकी जनरल चार्ल्स ए फिलिप्स ने कहा था कि लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को इसे चीन का अस्थिर करने का प्रयास और संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाला व्यवहार बताया था। अमेरिकी जनरल हिमालयी क्षेत्र में चीन की तरफ से निर्माण कार्य किए जाने पर बात कर रहे थे। अमेरिकी जनरल ने कहा था कि मुझे लगता है कि पश्चिमी थिएटर कमान में जो कुछ बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है वो चिंताजनक है। चीनी सेना की पश्चिमी थिएटर कमान भारत की सीमा से लगी है। उन्होंने कहा कि चीन का अस्थिर करने वाला और दबाव बनाने वाला व्यवहार उसकी मदद नहीं करने जा रहा है। अमेरिकी जनरल ने कहा था कि चीनी लगातार अंदर की ओर सड़क बनाना बढ़ाता जा रहा है। यह अस्थिर करने वाला और नुकसानदायक व्यवहार है। इस क्षेत्र में इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वहीं अब राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर लद्दाख में चीन के निर्माण पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। पिछले महीने ये सामने आया था कि चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है और वो ऐसा कदम इसीलिए उठा रहा है ताकि सेना को इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को जल्दी से जुटाने में मदद मिल सके। चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाके में सड़कें और रिहायशी इलाके जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित करता रहा है। चीन का हिंद प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों जैसे वियतनाम और जापान के साथ समुद्री सीमा विवाद है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।